नमस्कार। सोचिए आप बाजार से पनीर लाते हैं अच्छी सेहत के लिए और पता चले कि उसमें से ज्यादातर मिलावटी है। हाल की एक जांच के आंकड़े तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। भारत में जांचे गए पनीर के 83%, जी हाँ 83%, खाने के मानकों पर खरे ही नहीं उतरे। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इनमें से 40% तो मतलब इंसानी इस्तेमाल के लिए पूरी तरह खतरनाक पाए गए। ये सिर्फ पनीर की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और परेशान करने वाली तस्वीर का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं खाद्य मिलावट। आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे। आखिर ये मिलावट होती क्या है, भारत में ये कितनी फैली हुई है और खासकर पनीर में ऐसा क्या हो रहा है, हमारी सेहत पर इसका कैसा असर पड़ रहा है और सबसे जरूरी इसे रोकने के लिए क्या हो रहा है और हम खुद मतलब आम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पास जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, जांच की जानकारी है, उसके आधार पर हम इस उलझे हुए मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तथ्यों, आंकड़ों और इसके पीछे की जो कारण है उनको जोड़कर देखेंगे ताकि एक साफ तस्वीर उभर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हाल के पनीर संकट से। जुलाई 2025 में FSSAI यानी हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में एक बड़ी मुहिम चलाई थी। क्या मिला उसमें? जी, ये कार्रवाई कई राज्यों में एक साथ हुई थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब और दिल्ली भी शामिल थे। और इसमें आप मानेंगे नहीं, 4000 किलोग्राम से ज्यादा नकली और मिलावटी पनीर पकड़ा गया। 4000 किलो? जी हाँ, अंदाजा लगाइए, ये लगभग 30,000 लीटर दूध के बराबर होता है। और ये सारा पनीर ऐसी फैक्ट्रियों या डेयरियों में बन रहा था जिनके पास बनाने का लाइसेंस तक नहीं था। लाइसेंस भी नहीं? बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। और ये मिला क्या रहे थे इस पनीर में? मतलब सिर्फ पानी या कुछ और भी? सिर्फ पानी होता तो गनीमत थी। असल में जो मिला वो तो सेहत के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। इसमें स्टार्च मिला था, जिसे मांड भी कहते हैं, सिंथेटिक दूध यानी नकली दूध जो केमिकल से बनता है, सस्ता वाला पाम तेल, और तो और फॉर्मेलिन। ये वही केमिकल है जो चीजों को सड़ने से बचाता है और कैंसर तक पैदा कर सकता है। फॉर्मेलिन पनीर में? जी हाँ, और सुनिए, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट, सिंथेटिक वसा यानी नकली फैट, और ऐसी कई चीजें मिली जो खाने में होनी ही नहीं चाहिए थी। डिटर्जेंट? ये तो सुनने में भयानक लग रहा है। और वो जो आपने शुरू में आंकड़े बताए थे 83% और 40% वाले, वो सिर्फ इन छापों के हैं या कोई और जांच भी हुई थी? वो आंकड़े एक और जांच से हैं जो स्थिति की गंभीरता को और ज्यादा दिखाते हैं। ये सिर्फ 2024-25 के दौरान की बात है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाके में ही पनीर के 702 सैंपल लिए गए। अच्छा, सिर्फ एक इलाके में? हाँ, सिर्फ नोएडा क्षेत्र में। और जैसा आपने कहा, उनमें से 83% खाने लायक मानकों पर खरे नहीं उतरे, और उनमें से भी 40% सैंपल तो ऐसे थे जिन्हें खाना सेहत के लिए सीधे तौर पर खतरनाक था। 40% खतरनाक? जी। और उस एक इलाके से ही करीब 4.8 टन मतलब 4800 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त किया गया। 83% फेल, 40% खतरनाक। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। पर सवाल ये उठता है कि मिलावट करने वालों के निशाने पर ये पनीर ही क्यों ज्यादा है? मतलब दूध, घी, खोया भी तो हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसके पीछे ना कई वजह एक साथ काम करती हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है मांग। भारत में पनीर की खपत बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। खासकर शाकाहारी लोगों के लिए ये प्रोटीन का एक जरूरी जरिया माना जाता है। हाँ, ये तो है। दूसरी बात, लोग अक्सर सस्ता सामान ढूंढते हैं। जहाँ पनीर थोड़ा सस्ता मिला, लोग खरीद लेते हैं। ये ज्यादा सोचते नहीं कि वो असली है या नकली। मतलब कीमत गुणवत्ता पर भारी पड़ जाती है अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी वजह है पनीर की बनावट। इसमें दूसरी चीजें मिलाना, जैसे स्टार्च या पाम तेल, और उसे असली जैसा दिखाना वो दूध या घी के मुकाबले थोड़ा आसान होता है। मिलावट छिप जाती है। अच्छा। और चौथी अहम वजह यह है कि छोटी दुकानों या ठेलों पर जो खुला पनीर बिकता है, उसकी गुणवत्ता जांचने का कोई खास सिस्टम, कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। पैकिंग वाले पनीर की तो फिर भी कुछ जांच हो जाती है, लेकिन खुले बिकने वाले का क्या? समझ गई। तो मांग ज्यादा, सस्ते का लालच, मिलावट छिपाने में आसानी और जांच की कमी, ये सब मिलकर पनीर को मिलावट खोरों के लिए एक आसान निशाना बना देते हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा इस मिलावट के पीछे की नीयत को समझते हैं। ये मिलावट आखिर क्यों की जाती है? क्या सिर्फ पैसा ही वजह है? देखिए, ज्यादातर मामलों में तो हाँ, सीधी वजह पैसा ही है।
मतलब ज्यादा मुनाफा कमाना। जो चीजें मिलावट में इस्तेमाल होती हैं जैसे स्टार्च, पाम तेल, सिंथेटिक दूध, ये असली दूध से कहीं कहीं ज्यादा सस्ती पड़ती हैं। हाँ जाहिर है। तो कम लागत में ज्यादा माल तैयार हो जाता है। मान लीजिए 1 किलो दूध से 200 ग्राम पनीर बनता है, लेकिन अगर उसमें स्टार्च और तेल वगैरह मिला दें तो शायद 300-400 ग्राम वजन बन जाए। लागत कम, माल ज्यादा, तो मुनाफा अपने आप बढ़ गया। और वो फॉर्मेलिन जैसे खतरनाक चीजें क्यों मिलाते हैं? वो तो शायद सस्ती भी नहीं होंगी। वो मिलाई जाती हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, मतलब पनीर जल्दी खराब ना हो, ज्यादा दिनों तक बेचा जा सके। अच्छा। फॉर्मेलिन जैसे रसायन पनीर को सड़ने से रोकते हैं, लेकिन खाने वाले की सेहत का क्या होगा, इसकी परवाह मिलावट करने वाले को नहीं होती। इसके अलावा बाजार में टिके रहने का दबाव भी होता है। अगर बाकी लोग सस्ता मिलावटी माल बेच रहे हैं तो शायद जो ईमानदार बनाने वाला है उस पर भी दबाव आता है कि वो भी लागत कम करे, चाहे जैसे करे। ये तो बड़ी चिंता की बात है कि मुनाफे के लिए सेहत से ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। क्या ये मिलावट का तरीका हमेशा से ऐसा ही खतरनाक था या ये समय के साथ बदला है? नहीं, ये बदला है और ज्यादा खतरनाक हुआ असल में। पुराने जमाने में भी मिलावट होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी, लेकिन वो थोड़ी सीधी सादी किस्म की होती थी। जैसे अनाज में कंकड़ मिला दिए, या काली मिर्च में पपीते के बीज डाल दिए, दूध में पानी मिला दिया। पकड़ना भी थोड़ा आसान था। हाँ, वो सुना है। घी में डालडा या वनस्पति मिला देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज की मिलावट ज्यादा शातिर और ज्यादा खतरनाक है। अब सिर्फ मात्रा बढ़ाने के लिए सस्ते फिलर नहीं मिलाए जाते, बल्कि खतरनाक केमिकल और सिंथेटिक चीजों का इस्तेमाल होता है, ताकि नकली चीज बिल्कुल असली जैसी दिखे, वैसी ही महके और वैसा ही स्वाद दे। बाप रे! ये अब कुछ लोगों का काम नहीं रहा, ये एक संगठित धंधा बन गया है, जिसमें खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल आम बात हो गई है। FSSAI के अपने आंकड़े देखें तो 2016-17 में करीब 23.4% खाने के सैंपल मिलावटी पाए गए थे, जो 2018-19 में बढ़कर 26.4% हो गए। बढ़ गए? हाँ, बढ़ गए। और ये तो सभी चीजों का औसत है। पनीर में तो हमने हाल के आंकड़े देखे ही हैं, 83% तक। ये दिखाता है कि समस्या कम होने के बजाय बढ़ रही है और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। मतलब ये सिर्फ मात्रा बढ़ाने का खेल नहीं रहा, अब ये सेहत पर सीधा हमला है। ये मिलावटी खाना, चाहे वो पनीर हो या कुछ और, हमारे सेहत पर कैसा असर डालता है? क्या सिर्फ पेट खराब होता है जैसा लोग आमतौर पर सोचते हैं? नहीं, असर सिर्फ पेट खराब होने तक सीमित नहीं है। ये कहीं ज्यादा गहरा और लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है। कुछ असर तो तुरंत दिखते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग होना, उल्टी, दस्त लगना, पेट में तेज दर्द होना या किसी चीज से एकदम से एलर्जी हो जाना। ये तो हुए तात्कालिक प्रभाव। और अगर कोई लगातार ऐसा मिलावटी खाना खाता रहे तो, मतलब सालों साल, उसके शरीर पर लंबे समय में क्या असर होता है? लंबे समय तक ऐसा खाना खाने के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये शरीर के जरूरी अंगों को धीरे धीरे खराब कर सकता है। जैसे अंगों को नुकसान। पनीर या दूध में मिले डिटर्जेंट या यूरिया लिवर और किडनी पर बहुत बुरा असर डालते हैं। मसालों में मिली लेड, सीसा जैसी भारी धातुएं दिमाग और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पाचन तंत्र में स्थायी दिक्कतें आ सकती हैं। मेटाबॉलिक गड़बड़ियां, जैसे मिलावटी तेल, पाम तेल वगैरह से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बिगड़ सकता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। पनीर या दूसरी चीजों में मिला स्टार्च डायबिटीज के मरीजों के लिए और मुश्किल खड़ी कर सकता है। हाँ, ये तो है। कैंसर का खतरा। फॉर्मेलिन जैसे केमिकल जो पनीर या मछली को ताज़ा दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कैंसर पैदा करने वाले माने जाते हैं। कार्सिनोजेनिक। मसालों में इस्तेमाल होने वाले कुछ सस्ते रंग भी कैंसर का कारण बन सकते हैं। कैंसर भी? जी। और पोषण की कमी। जब आप सोच रहे हैं कि आप पनीर से प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन की जगह स्टार्च या सिंथेटिक चीजें भरी हैं, तो आपके शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल रहा। खासकर बच्चों के विकास पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये सिर्फ पनीर तक ही सीमित नहीं है, जैसा आपने बताया। स्रोतों में और किन चीजों में मिलावट के उदाहरण मिले हैं? हाँ, कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि समस्या कितनी फैली हुई है। जैसे मछली को ताज़ा दिखाने के लिए फॉर्मेलिन का इस्तेमाल, ये बहुत आम है कई जगहों पर। मसालों में सस्ते हानिकारक रंग मिलाना, यहाँ तक कि सीसा, लेड मिलाना ताकि रंग अच्छा दिखे। मसालों में सीसा? जी हाँ। दूध में पानी के अलावा डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च मिलाना ताकि वो गाढ़ा लगे और फैट्स ज्यादा दिखे। फलों और सब्जियों को जल्दी पकाने या बड़ा दिखाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल। हाँ, ये भी सुना है। यहाँ तक कि मांस को ताज़ा दिखाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया जैसे केमिकल का इस्तेमाल भी पकड़ा गया है। ये सब सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। ये तो पूरी फूड चेन ही मतलब एक तरह से खतरे में लगती है। इस मिलावट का सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को होता है? क्या हम सब बराबर जोखिम में हैं? वैसे तो ये सभी के लिए खतरनाक है, लेकिन हाँ, कुछ लोग ज्यादा जोखिम में होते हैं, जैसे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग लोग और वो लोग जो पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं। क्यों?
क्योंकि इनकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत अक्सर कमजोर होती है। उनका शरीर इन जहरीले तत्वों का मुकाबला ठीक से नहीं कर पाता। बच्चों के विकास पर तो इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, जैसा मैंने पहले कहा। तो अब सवाल उठता है कि हमारी खाद्य सुरक्षा एजेंसी FSSA इस सब को रोकने के लिए क्या कर रही है? क्या उनके प्रयास काफी हैं? FSSAI की भूमिका बहुत अहम है और वे कई स्तरों पर काम कर रहे हैं। उनका मुख्य काम है खाने की चीजों के लिए मानक तय करना और ये सुनिश्चित करना कि उन मानकों का पालन हो। हाल के कुछ कदम अगर देखें तो छापेमारी और कार्रवाई, जैसा हमने पनीर संकट में देखा, FSSAI समय समय पर औचक निरीक्षण और छापे मारती है। फलों को पकाने में इस्तेमाल होने वाले कैल्शियम कार्बाइड के खिलाफ भी उन्होंने अभियान चलाया है। हाँ। लेबलिंग के नियम सख्त, पैकेट बंद चीजों पर भ्रामक दावे करने पर रोक लगाई गई है। जैसे कोई ये नहीं लिख सकता 100% फ्रूट जूस अगर उसमें अतिरिक्त चीनी या पानी मिला हो। इसी तरह नमक, चीनी और फैट की मात्रा को पैकेट पर बड़े और साफ अक्षरों में लिखना जरूरी करने का नियम लाया जा रहा है, ताकि लोग देखकर समझ सकें कि वो क्या खा रहे हैं। ये तो अच्छा कदम है। जांच की सुविधा बढ़ाना, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स नाम से मोबाइल वैन चलाई गई हैं। ये छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों में जाकर खाने की चीजों के सैंपल जांच सकती हैं। इसी तरह इस्तेमाल किए हुए कुकिंग ऑयल को दोबारा इस्तेमाल से रोकने और उससे बायोडीजल बनाने के लिए RUCO रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल नाम की पहल शुरू की गई है। हाँ, ये फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा लगता है, खासकर उन जगहों के लिए जहाँ लैब आसानी से उपलब्ध नहीं है। और क्या कर रही है FSSAI? वे प्रशिक्षण और जागरूकता पर भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे सड़क किनारे खाना बेचने वाले वेंडर्स को साफ सफाई और सुरक्षित खाना बनाने की ट्रेनिंग देना। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, अस्पताल जैसी जगहों के लिए ईट राइट कैंपस का सर्टिफिकेशन शुरू किया है, जो अच्छी और सुरक्षित भोजन व्यवस्था को बढ़ावा देता है। खास चीजों के लिए मानक भी तय किए जा रहे हैं, जैसे हाल ही में बासमती चावल के लिए मानक तय किए गए, ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे और उसमें मिलावट ना हो। और FSSAI अब कुछ नई चुनौतियों पर भी ध्यान दे रही है ना? हाँ। जैसे पेस्टिसाइड्स और माइक्रोप्लास्टिक। जी हाँ, बिल्कुल। अब उनका ध्यान खेती में कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल को कम करने पर भी है, क्योंकि ये केमिकल खाने के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं। इसके अलावा खाने में माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक के बहुत ही छोटे कणों का खतरा भी बढ़ रहा है, जिस पर FSSAI अब ध्यान दे रही है। ये एक नई और बड़ी चुनौती आने वाले समय के लिए। एक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स भी तो जारी होता है, उसका क्या मकसद है? हाँ, FSSAI हर साल राज्यों की रैंकिंग जारी करती है कि कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा के मामले में कितना अच्छा काम कर रहा है। इससे राज्यों के बीच एक तरह का मुकाबला रहता है कि वो अपने यहाँ खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर बनाएं। कुछ राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु इसमें लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो इतने सारे कदम उठाए जा रहे हैं, नियम बन रहे हैं, जांच हो रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, रैंकिंग हो रही है, फिर भी ये पनीर जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, कदम तो उठाए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ खाने का कारोबार बहुत फैला हुआ है, खासकर असंगठित क्षेत्र में, जिसे हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। करोड़ों छोटी दुकानें हैं, रेहड़ियां हैं, छोटे छोटे निर्माता हैं। हाँ, ये तो है। तो इन सब तक पहुंचना और हर जगह नियमों को सख्ती से लागू करवाना FSSAI और राज्य की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। संसाधनों की कमी, स्टाफ की कमी भी एक मुद्दा है कई राज्यों में। और जैसा हमने पहले बात की, मिलावट का एक संगठित नेटवर्क भी काम करता है, जिसे तोड़ना आसान नहीं है। तो नियम बनाना एक बात है और उन्हें जमीन पर पूरी तरह लागू करवाना दूसरी बात। इसमें अभी भी एक बड़ा फासला है। ये बात तो सही है। अच्छा, जब मिलावट इतनी चालाकी से और इतने खतरनाक केमिकल्स इस्तेमाल करके हो रही है, तो क्या हम जैसे आम लोग मतलब घर पर इसका पता लगा सकते हैं, या ये सिर्फ लैब में ही पता चल सकता है? ये मुश्किल होता जा रहा है सच कहूं तो, क्योंकि मिलावट करने वाले भी बहुत होशियार हो गए हैं। लैब में तो उन्नत मशीनें और तकनीकें हैं, जैसे क्रोमैटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, FTIR, जिनसे बारीक से बारीक मिलावट भी पकड़ी जा सकती है। लेकिन ये तकनीकें महंगी हैं, इन्हें चलाने के लिए एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, और ये हर शहर, हर कस्बे में उपलब्ध नहीं है, ये भी सच्चाई है। मान लीजिए बाजार से पनीर लाएं और शक हो रहा है, तो कैसे जांचें? क्या कोई आसान तरीका है? हाँ, कुछ बहुत ही आसान घरेलू तरीके हैं जिनसे थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है, खासकर पनीर के लिए। ये 100% पक्के नहीं होते, ये ध्यान रखना होगा, लेकिन पहली नजर में शक को पुख्ता जरूर कर सकते हैं। अच्छा, बताइए। आयोडीन टेस्ट, ये स्टार्च की मिलावट पकड़ने के लिए बहुत कारगर है। पनीर का एक छोटा टुकड़ा लें, उसे थोड़े पानी में उबालें, फिर ठंडा होने दें। अब उस पर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालें। ये दवा की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। ठीक है। अगर रंग नीला या काला हो जाए तो समझिए उसमें स्टार्च मिला है।
असली पनीर पर रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, ये तो आसान है। और गंध, असली पनीर में दूध जैसी हल्की ताजी महक आती है। अगर पनीर में साबुन जैसी, केमिकल जैसी या किसी अजीब सी चिकनाई जैसी गंध आ रही है तो वो मिलावटी हो सकता है। बनावट, असली पनीर नरम होता है, दबाने पर थोड़ा टूटता या बिखरता है। अगर पनीर बहुत ज्यादा कठोर है या खींचने पर रबड़ की तरह खिंच रहा है तो उसमें मिलावट हो सकती है। उसे मसल कर देखें, अगर वो आटे की लोई जैसा बन जाए तो भी मिलावट का शक होता है। अच्छा, रबड़ जैसा। हाँ। और स्वाद? असली पनीर का स्वाद हल्का मीठापन लिए हुए ताजा होता है। अगर स्वाद कसैला, कड़वा या किसी केमिकल जैसा लगे तो वो नकली हो सकता है। ये तरीके वाकई आसान हैं और घर पर किए जा सकते हैं। कम से कम कुछ हद तक तो शक दूर हो सकता है या पक्का हो सकता है। लेकिन एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या आम लोगों को इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा है? लोग कितने जागरूक हैं इस बारे में? इस पर चेन्नई में एक स्टडी हुई थी, जैसा आपने शुरू में कहा। उसके नतीजे काफी कुछ बताते हैं। इस स्टडी में ज्यादातर युवा और शहरी छात्र शामिल थे। इसमें पाया गया कि करीब 73% लोग मोटे तौर पर जानते हैं कि हाँ, खाने में मिलावट होती है। 73% तो काफी है। हाँ, सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन जब उनसे गहराई में पूछा गया तो पता चला कि ज्यादातर को बस थोड़ी बहुत या कुछ हद तक ही जानकारी है। उन्हें ये ठीक से नहीं पता कि किन चीजों में क्या मिलाया जा रहा है या उसके सेहत पर असल में क्या असर होते हैं। बस एक ऊपरी जानकारी है। मतलब ऊपरी तौर पर पता है, लेकिन गहराई से जानकारी कम है। और क्या शहर और गांव के लोगों की जागरूकता में कोई फर्क देखने को मिला इस स्टडी में? हाँ, और ये फर्क बहुत बड़ा और चिंताजनक है। उसी स्टडी में ये सामने आया कि जहां 71% से ज्यादा शहरी लोग मिलावट के बारे में जागरूक थे, वहीं ग्रामीण यानी गांव के बैकग्राउंड से आने वाले सिर्फ 1.9% लोग ही इसके बारे में जानते थे। सिर्फ 1.9%? सच में? ये तो लगभग न के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दिखाता है कि जागरूकता फैलाने की जो कोशिशें हो रही हैं वो ज्यादातर शहरों तक ही सीमित है। गांवों तक सही जानकारी पहुंच ही नहीं रही है। और जानकारी भी ऐसी होनी चाहिए जो उनके काम आए। सिर्फ ये बता देना कि मिलावट हो रही है ये काफी नहीं है। उन्हें यह भी बताना होगा कि वो कैसे पहचानें, अगर शक हो तो कहां शिकायत करें। व्यावहारिक जानकारी की बहुत कमी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। तो आज की इस पूरे बातचीत से ये एकदम साफ है कि खाने में मिलावट और खासकर पनीर में मिलावट एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। ये सिर्फ कुछ लोगों के मुनाफे का सवाल नहीं है, ये तो लाखों लोगों की सेहत से जुड़ा सीधा सवाल है। हाँ, हमने देखा कि कैसे सस्तेपन के लालच में और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए खतरनाक केमिकल तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमने FSSAI के प्रयासों को समझा, लेकिन ये भी देखा कि उनके सामने चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, खासकर इतने बड़े और असंगठित बाजार में नियमों को लागू करने की। और हमने कुछ आसान घरेलू नुस्खे भी जाने जिनसे हम कम से कम थोड़ी सावधानी तो बरती सकते हैं। ये भी साफ हुआ कि जागरूकता बढ़ तो रही है, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, खासकर गांवों तक सही और काम की जानकारी पहुंचाने में। ये लड़ाई सिर्फ सरकार या FSSAI की नहीं हो सकती। बिल्कुल, इसमें सरकार, फूड इंडस्ट्री यानी खाने का सामान बनाने और बेचने वालों और हम यानी ग्राहकों, सबको मिलकर अपनी भूमिका निभानी होगी। ग्राहकों को भी थोड़ा जागरूक और सजग होना पड़ेगा। सिर्फ सस्ता नहीं, सुरक्षित सामान खरीदने पर जोर देना होगा। शायद थोड़ी ज्यादा कीमत देनी पड़े, लेकिन सेहत तो बचेगी। सही कहा आपने, ये एक मिलीजुली जिम्मेदारी है। और अंत में एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर वो सोच विचार कर सकते हैं। जब मिलावट इतनी आम हो गई है, इतनी चालाकी से की जा रही है और हमारे भरोसे को इतनी ठेस पहुंची है, तो हम खाने की चीजों पर, अपनी फूड सप्लाई चेन पर दोबारा भरोसा कैसे बना सकते हैं? क्या सिर्फ सख्त नियम और ज्यादा जांच काफी होगी, या हमें अपनी खरीदारी की आदतों, अपने खाने पीने के नजरिए में भी कुछ बुनियादी बदलाव लाने होंगे? सोचिएगा जरूर इस पर।